अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का बताया था कि एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या होती है, क्या वो होती भी है या नहीं होती है, कौन सा टर्म बेटर है यूज करना, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी या सुज़रेनिटी। और ये मैंने बताया था कि आज जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं वो मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंटली तैयार होती हैं या वो वाकई में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होती है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मैंने ये चीजें आपको बताई थी। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल सोवरेनिटी, तो हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको दो तरह की स्टेट्स नजर आएंगी, दो तरह की सोवरेनिटी नजर आएगी, डीजियोर एंड डिफेक्टो। अब मैं आपको थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपके माइंड में कुछ मतलब एक ग्राउंड तैयार करना चाह रही हूँ डिफेक्टो एंड डीजियोर का। डिफेक्टो का मतलब होता है इनफैक्ट और इन प्रैक्टिस। बहुत सारी स्टेट्स अपना थोड़ा पीछे जाए ना, कुछ डिकेड्स पीछे जाए, कुछ कंट्रीज आपको ऐसी नजर आएंगी जो लड़ रही थी अपने लीगल स्टेटस के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में। आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा कनेक्टेड टाइम पीरियड है, हर कंट्री दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप देखो, इंटरनेशनल लॉ का कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है ना, कहते हैं ना कि इंटरनेशनल लॉ लॉ भी कैसा है जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बस नॉर्म्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ, ऐसा ही है ना। तो अब क्या, अगर किसी कोई कंट्री है, हम बोले हैं कि इसको लीगल स्टेटस चाहिए, क्या मतलब मुझे लीगली सारे सारे माने, तो क्या वो लीगल स्टेटस क्या वो लिख के देती है हर कंट्री उस कंट्री को लीगल स्टेटस? ऐसे नहीं है। देखो, अगर अब कुछ डिकेड्स पीछे जाओ, कुछ साल सदियां पीछे जाओ, तो आपको नजर आएगा जब नई नई कंट्रीज आजाद हो रही थी और कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रही थी, तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिनको इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने आप को इंटीग्रेट कराने के लिए, घुसाने के लिए हर कंट्री से ना एक यस का साइन चाहिए था कि हाँ हम आपको मान रहे हैं। जब हर कंट्री कह देती है ना हाँ हम आपको मान रहे हैं, इसका मतलब है वो उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, मतलब कि उसको लीगल स्टेटस दे रही है, बस इतना ही होता है लीगल स्टेटस देना। मतलब क्या, वो उसके साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी। देखो, अगर हम किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज करेंगे, सबसे पहले हमारे उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी, हम उसके साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, उसके साथ अग्रीमेंट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, और जब हम ये स्टार्ट कर देंगे तो इवेंचुअली पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हाँ यार हमने इस स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो दो तरह की स्टेट्स होती हैं, या तो कोई स्टेट होगी डिफेक्टो या तो कोई स्टेट होगी डिज्योर। डिज्योर स्टेट वो होती है जिसको इंटरनेशनल बहुत सारी जो है कंट्रीज, इंटरनेशनल बॉडीज मान रही होती हैं, बहुत सारी कंट्रीज मान रही होती हैं। और वो डिज्योर कंट्री जो होती है उसको बहुत सारी कंट्रीज तो मानती हैं दुनिया में। और साथ क्या होता है, साथ वो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर स्टेट्स होती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन। कोई कंट्री यूनाइटेड नेशंस की मेंबर स्टेट्स है या नहीं है, यहां से भी उसकी उसके लीगल स्टेटस का पता चलता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में काफी ज्यादा कंट्रीज है। इसका मतलब अगर आप यूनाइटेड नेशन का कि मेंबर स्टेट हो, मतलब आपको बहुत सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं मान रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप होनी चाहिए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद आपको बहुत सारी कंट्रीज माने, तो मतलब कि आप डीजियोर स्टेट हो। डीजोर मतलब बाय लॉ, आप लीगल स्टेटस है कि आप एक कंट्री हो, आपको दुनिया मान रही है। लेकिन यहाँ पे एक और कंट्री है जिसको बहुत सारी कंट्रीज नहीं मान रही, दुनिया में इक्का दुक्का कंट्रीज मान रही है, और वो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी मेंबरशिप भी उसके पास नहीं है। इसका मतलब है कि वो स्टेट डिफेक्टो स्टेट है, बाय फैक्ट तो है, इन फैक्ट तो है, प्रैक्टिस में तो है, मुकम्मल तौर पे और कंट्रीज की तरह ही है, लेकिन उसके पास लीगल स्टेटस नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दो स्टेट्स हैं, एक स्टेट ए है एक स्टेट बी है। स्टेट ए में गवर्नमेंट है, वहां पे लॉज बन रहे हैं, गवर्नमेंट कंट्री के अंदर उनकी अपनी एक बाउंड्री है कि ये मेरे बॉर्डर्स हैं, वहां पे लोग रह रहे हैं, गवर्नमेंट है, पूरा स्ट्रक्चर है, फैमिली इंस्टीट्यूशन है, मैरिज इंस्टीट्यूशन है, रिप्रोडक्टिव सारी वो हो रहा है, बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं, बर्थ्स हो रही हैं, मतलब सब कुछ एक नॉर्मल कंट्री की तरह है स्टेट ए में। देन स्टेट बी में भी वही है, गवर्नमेंट भी है, वहां पे मैरिज इंस्टीट्यूशन भी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी है, बर्थ्स भी हैं, डेथ्स भी हैं, एजुकेशन भी है, बड़े लोग बड़े भी हो रहे हैं, बच्चे भी हैं, मैरिज इंस्टीट्यूशन भी है, उनके बॉर्डर्स भी हैं, पॉपुलेशन भी है, लोग भी रह रहे हैं। मतलब स्टेट ए स्टेट बी को, दोनों को सामने उनका नक्शा आप रखो, उनकी पिक्चर रखो, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे सब कुछ है, उनके बॉर्डर्स, लोग भी हैं, गवर्नमेंट भी है, सब भी है। तो अब स्टेट ए स्टेट बी दोनों प्रैक्टिस में आपको नजर आ रहे हैं, डिफेक्टो स्टेट्स दोनों हैं। अब
स्टेट ए के पास डी ज्योर का स्टेटस भी है। कहने का मतलब है कि स्टेट ए को इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मान रही है, लेकिन स्टेट बी को इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं मान रही। तो मतलब स्टेट बी के पास सिर्फ डिफेक्टो स्टेट है, वो डी ज्योर स्टेट नहीं है। लेकिन जो स्टेट है वो डी ज्योर स्टेट बन गई है अब। मतलब के वो डिफेक्टो तो थी, लेकिन डिफेक्टो के बाद अब उसको सारी कम्युनिटी भी मान रही है, तो मतलब वो डी ज्योर स्टेट बन गई है। वो सिर्फ प्रैक्टिस ही में नहीं है। प्रैक्टिस में तो दोनों थी पहले ना। पहले ए भी प्रैक्टिस में थी, बी भी प्रैक्टिस में थी। ए ने क्या किया, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करके उसके पीछे पड़ के अपने आप को एक लीगल स्टेटस दिलवा दिया। ऊपर से वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप भी स्टेट ए के पास, मतलब अब एक डी ज्योर स्टेट बन गई है। मतलब इंटरनेशनल बॉडीज उसको मान रही है कि भाई हाँ आप एक क्या है, आप एक कंट्री हैं, ठीक है। लेकिन स्टेट बी अभी तक फेल्ड है। वो इंटरनेशनल, बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज को डिफरेंट कंट्रीज से लीगल स्टेटस के लिए जो है थम्स अप नहीं ले सकी। वो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप नहीं है स्टेट बी के पास। तो मतलब स्टेट बी के पास क्या है, डिफेक्टो स्टेट है स्टेट बी। और स्टेट है क्या है, डी जोर स्टेट बन गई क्योंकि उसको सारी कम्युनिटी मान रही है। तो यहाँ पे क्या स्टेट ए ने कुछ लिख कर लिया है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि आप मुझे कोई पेपर पे स्टैंप लगा के दें कि आप मुझे लीगल स्टेटस दे रहे हैं? नहीं। कोई आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी मान रही है नहीं मान रही है, वो इस तरह पता चलता है कि आप आपके पास मेंबरशिप आ जाती है, जैसे यूनाइटेड नेशंस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की आप उनकी मेंबर स्टेट बन जाती है। दूसरा, आपके साथ अब कोई कंट्री आपको मान रही है, वो आपके साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, अग्रीमेंट्स करना स्टार्ट कर देगी। अब कोई कंट्री आपके साथ ट्रेड कर रहा है, मतलब वो आपको मान रहा है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट हो। इंटरनेशनल लॉ तो यही कहता है, इंटरनेशनल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है ना, ठीक है, वह नॉर्म्स पे चलता है। अगर आप किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात रख रहे हो, मतलब आप उसको मान रहे हो। ऐसा ही है ना, हम उसको मान रहे हैं तभी तो हम ताल्लुकात रख रहे हैं ना। और अगर हम लोग ताल्लुकात रख रहे हैं, मतलब हम उस कंट्री को रिकॉग्नाइज करें। इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर आपको रिकॉग्नाइज कर रही है, डिफरेंट कंट्रीज आपको रिकॉग्नाइज कर रही है, ज्यादा कंट्रीज, काफी कंट्रीज आपको रिकॉग्नाइज कर रही है, मतलब आपके पास डीजीओर स्टेटस है। लेकिन आपको अगर कंट्रीज रिकॉग्नाइज नहीं कर रही हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस ही में हो, सिर्फ बाकी कंट्रीज की तरह सिर्फ गवर्नमेंट है, इंटरनल सॉवरेनिटी आपके पास है, तो मतलब आप क्या हो, आप डिफेक्टो स्टेट तो हो, डीजोर स्टेट नहीं होगा, आपको बाकी कंट्रीज आपको नहीं मान रही है, ठीक है। तो ये होता है डिफेक्टो एंड डीजोर सोवरेनिटी। अब मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता देती हूँ डिफेक्टो सोवरेनिटी क्या होती है, डिफेक्टो स्टेट क्या होती है। डिफेक्टो मीन्स इन फैक्ट और इन प्रैक्टिस अ डिफेक्टो स्टेट इज वन दैट एग्जिस्ट एंड ऑपरेट्स एज अ स्टेट, एक स्टेट की तरह एग्जिस्ट करती है और ऑपरेट करती है, जैसे कि एक्सरसाइजिंग कंट्रोल over a specific territory and population, but it is not formally recognized by other states or international bodies। और ये जो चीज होती है ना कि बाकी इंटरनेशनल बॉडीज इसको फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं कर रही हैं, ये बताती हैं कि यार ये कंट्री डीजोर स्टेट नहीं है। अगर ये कर देंगी तो फिर ये डीजोर स्टेट डिफेक्टो से थोड़ा एक स्टेप आगे जाके डीजोर स्टेट बनेगी, ठीक है। इट हैज अ फंक्शनिंग गवर्नमेंट। जो डिफेक्टो स्टेट होती है इसकी एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट होती है। कंट्रोल ओवर इट्स टेरिटरी, अपनी टेरिटरी के को लेकर काफी कंट्रोल होता है। एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स पॉपुलेशन, जैसे एक नॉर्मल कंट्री काम करती है उसी तरीके से एक डिफेक्टो स्टेट भी काम करती है, ठीक है। इट मे हैव इट्स ओन इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री, पुलिस, जुडिशरी, सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एंड ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली भी ऑपरेट कर रही होती है। हाउएवर इट लैक्स इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड इज नॉट कंसीडर्ड अ लीगल स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो लीगल स्टेट है, उसके पास वो लीगल स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको इंटरनेशनल बॉडीज नहीं मान रही, वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप नहीं है उसके पास। तो वो एक डिफेक्टो स्टेट है, जैसे एक डीजोर स्टेट होती है। डीजोर स्टेट होती है जिसके पास गवर्नमेंट होता है, सब कुछ होता है। इसी तरह डिफेक्टो स्टेट के पास भी सब कुछ होता है, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी होती है, लीगल स्टेटस की, जो कहाँ से मिलती है, इंटरनेशनल बॉडीज से मिलती है, डिफरेंट कंट्रीज से मिलती है, ठीक है। जैसे कि ताइवान, ताइवान का आप आए दिन नाम सुनते हो, वहां की चिप्स ऑब्वियसली बड़ी मशहूर है, ठीक है। ताइवान का आप नाम सुनते हो, लेकिन ताइवान आपको पता है एक डिफेक्टो स्टेट है। ताइवान को बहुत सारी कंट्रीज नहीं मानती, और ताइवान यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप भी नहीं है ताइवान के पास। ताइवान देखो बिल्कुल उस तरह की कंट्री है जैसे, हाँ, जैसे हम है, लेकिन
ताइवान को बहुत सारी कंट्रीज नहीं मान रही हैं, और यही एक वजह है कि ताइवान एक डिफेक्टो स्टेट है, ना कि डीजीओर। अगर बहुत सारी कंट्रीज मान लें और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप आ गया जिस दिन ताइवान के पास, तो वो डिफेक्टो से आगे जाके डीजीओर बन जाएगी। Taiwan is often cited as a de facto state. It has its own government, economy, and operates independently from the People's Republic of China. However, the PRC claims Taiwan as part of its territory, and many countries, including the United Nations, do not recognize Taiwan as a sovereign state. बहुत सारी कंट्रीज, इवन यूनाइटेड नेशन की भी जो है ना मेंबरशिप नहीं है ताइवान के पास। ठीक है। तो हालांकि चाइना क्या बोलता है, चाइना ये बोलता है कि ताइवान जो है ना वो हमारा ही पार्ट है। हम चाइना को तो मानते हैं ना कि चाइना एक सॉवरेन स्टेट है, वो एक डीजोर स्टेट है चाइना ना, उसको वो यूनाइटेड नेशंस का की मेंबरशिप है उसके पास, उसको बहुत सारी कंट्रीज मानती हैं। लेकिन ताइवान को बहुत सारी कंट्रीज नहीं मानती, क्योंकि चाइना ये क्लेम करता है कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है, ताइवान चाइना के अंदर आता है। वो अलग बात है कि ताइवान अलग ऑपरेट करता है, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है, वो चाइना के गवर्नमेंट के अंदर नहीं रह रहा, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो अपना सब कुछ चला रहे हैं, अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। ठीक है ना, कुछ कंट्रीज इनके साथ ट्रेड भी कर रही हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पर, एक ब्रॉडर स्केल पे ना कंट्रीज इसको मान रही हैं, ना यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप है इनके पास। क्यों? क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और क्योंकि ताइवान को बहुत सारी कंट्रीज नहीं मान रही हैं, तो ये डिफेक्टो स्टेट है। इनफैक्ट तो आपको ये नजर आ रही है जमीन के ऊपर, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज नहीं मानी, मतलब इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये एक डीजोर स्टेट नहीं है। इनकी चाइना ताइवान, इनकी हिस्ट्री ऐसी कि ताइवान पहले जो है ना वो ये एक ही पार्ट हुआ करता था, चाइना का पार्ट ही हुआ करता था, लेकिन बीच में जो है चाइना और ताइवान चाइना से एक अलग इंडिपेंडेंटली काम करने लग गया। ठीक है। तो चाइना आज भी, चाइना की पोजीशन क्या है? वन चाइना प्रिंसिपल, वन चाइना पॉलिसी। और ज्यादातर कंट्रीज वन चाइना पॉलिसी को इंडोर्स करता है, मतलब कि मानता है कि हम चाइना को सिर्फ एक मानते हैं। वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या है? चाइना ये कहता है कि ताइवान चाइना सारे चाइना की गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ना कि ताइवान कोई एक अलग अलग कंट्री है। ठीक है, तो चाइना ये क्लेम करता है। और यूएस वन चाइना पॉलिसी को मानता भी है, लेकिन देखो आए दिन आप लोग न्यूज में देखोगे कि चाइना ने क्लेम किया है कि यूएस ने जो है वो वन चाइना पॉलिसी को मतलब मान के नहीं माना, और वो अलग जो है वो ट्रेड रिलेशनशिप्स बना रहे हैं ताइवान के साथ, ये वो आप आए दिन न्यूज में सुनते हो ना। तो देखो ताइवान को बहुत सारी कंट्रीज नहीं मानते, ताइवान यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप नहीं है उसके पास। और ये जो सारी चीजें, ये सारी चीजें मिला के ताइवान को डिफेक्टो स्टेट तो बना रही, मतलब इन प्रैक्टिस आपको ताइवान नजर आ रहा है, लेकिन ताइवान को बहुत सारी गवर्नमेंट्स नहीं मानती हैं चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, और वो बोलता है कि सारी कंट्रीज वन चाइना पॉलिसी को माने, इस प्रिंसिपल को माने कि चाइना की जो चाइना की सिर्फ एक गवर्नमेंट, और वो एक गवर्नमेंट ताइवान को भी अपने अंदर इंक्लूड करती है। चाइना ताइवान सब, चाइना की जो गवर्नमेंट है वो ताइवान को भी वही रूल करेगी, क्योंकि ताइवान को चाइना नहीं मानता कि एक अलग कंट्री है। ठीक है। तो ताइवान इस लिहाज से डिफेक्टो स्टेट बन गया, ताइवान हमारी तरह ऑपरेट करता है। पाकिस्तान एक डीजोर कंट्री है, आप कैसा बताएंगे डीजोर कंट्री है? पाकिस्तान के पास यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप है, पाकिस्तान बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है, पाकिस्तान को बहुत सारी कंट्रीज रेकग्नाइज कर रही है। तो इंटरनेशनल लॉ के लिहाज से जब इतनी सारी कंट्रीज हमें मान रही हैं, हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी उनकी मेंबरशिप है, तो मतलब हम एक डिजोर स्टेट है। तो अगर देखो, अब यहाँ पे देखो, हम डिजोर स्टेट है, ताइवान एक डिफेक्टो स्टेट है, इसके बावजूद कि वो एक डिफेक्टो स्टेट है, वहां का आप सारा इंटरनल सिस्टम देखो, पाकिस्तान का देखो सेम है, वो भी अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं, उनकी भी एक फिक्स बाउंड्रीज है, हमारी भी है, वहां पे भी लोग रह रहे हैं, यहाँ पे भी ले रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट भी अपनी पॉपुलेशन को रूल कर रही है, यहाँ की भी गवर्नमेंट कर रही है, सब कुछ सेम है, बस सिर्फ एक स्टेटस की कमी होती है। ठीक है। तो चाइना जो है वो ताइवान को नहीं मानता, चाइना कहता है ताइवान की जो जमीन है वो चाइना की ही है, और चाइनीज गवर्नमेंट का ही हक है उस जमीन के ऊपर। लेकिन ताइवान ये नहीं कहता, ताइवान कहता है हम एक अलग कंट्री, हम चाइना के अंडर नहीं आते। और सिर्फ चाइना का ये जो वन चाइना पॉलिसी है, इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज जो है ना वो ताइवान को नहीं मानती, क्योंकि चाइना भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, अगर आप देखो तो ट्रेड, बहुत सारी वजह से ना, बहुत सारी वजूहात की वजह से जो है बहुत सारी कंट्रीज ताइवान को नहीं मानती है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता है ना ये बात। तो इस वजह से भी नहीं मानती हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज जो मानती हैं वो उनकी चिप्स की वजह से। ठीक है।
चलो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ताइवान एक डिफेक्टो स्टेट है। डिफेक्टो क्यों? क्योंकि बहुत ये ना बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप है ताइवान के पास, और ना ही ताइवान को बहुत सारी कंट्रीज मानती हैं कि ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो ये कहती हैं कि ये चाइना का हिस्सा है। अच्छा, डिफेक्टो तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि डी ज्योर क्या है। अब मैं आपको थ्योरी में बताती हूँ। De jure state, de jure refers to something that exists by law or is legally recognized. De jure का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसको लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा हो, ठीक है ना, वो लीगली रिकॉग्नाइज हो, लीगली एग्जिस्ट करती हो। Our de jure state is one that is officially acknowledged or recognized as a sovereign entity by other states and international organizations, even if it does not fully control its territory or function effectively as a government. देखो, कोई अक्सर कुछ कंट्रीज होती हैं, मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ। एक कंट्री है, वहां पे उसकी गवर्नमेंट को या उस कंट्री को इंटरनेशनल बॉडीज सारी मान रही है, बाहर सारी कंट्रीज मान रही हैं, और वो जो कंट्री है वो यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप भी है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप है। लेकिन उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है ना, वो कितनी भी कोशिश कर लेना, वो उसकी कंट्री मतलब कि उस कंट्री के अंदर क्राइसिस आ गए हैं, सिविल वॉर छिड़ गई है, लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए हैं, डिफरेंट तरह के नेशनलिस्टिक किस्म की जो है वो ग्रुप्स बन गए हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा डिफरेंट लोग जो हैं वो बड़े बड़े ग्रुप्स बन गए हैं, और गवर्नमेंट जो है वो इस काबिल नहीं रही है कि वो अपनी बाउंड्री, अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर सके। मतलब क्राइसिस की सूरत हाल है आम जुबान में, तब भी वो कंट्री डिज्योर है। क्यों? क्योंकि अभी भी उसको इंटरनेशनल बॉडीज तो मान रही है ना, अभी भी वो कंट्री है, वो बाय लॉ एग्जिस्ट कर रही है, वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, अभी भी उसके पास मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशंस की। तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई कंट्री है, वहां वहां पे क्राइसिस आ गए हैं, गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी कर रही है, वहां पे क्राइसिस को नहीं रोक पा रही है, चाहे वो गवर्नमेंट जो है उसका कंट्रोल जो है वो टेरिटरी के ऊपर अपनी फुल कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज को मान रही है, मतलब कि डिजोर स्टेटस उसके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इवन इफ इट डज नॉट फुली कंट्रोल इट्स टेरिटरी और फंक्शन इफेक्टिवली एज अ गवर्नमेंट, चाहे वो एक एफिशिएंट गवर्नमेंट ना हो, लेकिन उस कंट्री को, उस स्टेट को मान रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक है, recognized under international law, a de jure state can participate in diplomatic relations, treaties and international organizations। मैंने आपको यही बताया कि कोई कंट्री de jure state है, de facto state है ना, उसके रिलेशन से पता चलता है। अगर वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है, ट्रीटीज बना रही है, एग्रीमेंट्स बना रही है, तो मतलब एक de jure state है, क्योंकि उसको मान रही है, मान रही है कंट्रीज। अगर मान रही है तो मतलब है, क्योंकि हर कंट्री ये कहती है ना कि मैं इस कंट्री को रिकॉग्नाइज कर रही हूँ, जब वो कहेगी तो हो गया। अब इंटरनेशनल लॉ का तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता ना, जो आप स्टैंप लगा लगा के दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके नाम लिखोगे। हर हर कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स पे चलता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, तो मतलब आप एक डिजोर स्टेट हो। अब चाहे आपकी गवर्नमेंट इफेक्ट, अगर वो हमारी कंट्री में, पाकिस्तान एक डिजोर स्टेट है, लेकिन देखो गवर्नमेंट हमारी बहुत सारे, अभी देखें आप, डाउन टर्न से गुजर रही है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्राइसिस आए हुए हैं, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, तो क्या हम डिजोर स्टेट नहीं रहे? हमारी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है किसी तरीके से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको खत्म करने की, हालात को नॉर्मल करने की, लेकिन जब कंट्रीज में इस तरह के हालात एक दफा आ जाते हैं, क्योंकि हमारे घर का झगड़ा नहीं है जिसको आप 2 मिनट के अंदर रिजोल्व कर दोगे। जब कंट्रीज इन सिविल वॉर का, और मतलब जब आपकी सिविलियंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और डिफरेंट तरह की सिचुएशंस आ जाती है ना, तो तब उससे निकलने के लिए गवर्नमेंट को बहुत टाइम लगता है। तो अभी स्टेट हमारी जो अभी इस टाइप की हमारी कंट्री में जो सूरत हाल है, आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। हमारी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है हालात को नॉर्मलाइज करने की। बलूचिस्तान में आप देखो, इतने ज्यादा आप, वहां के लोग अलग कह रहे होते हैं कि हमें अलग कर दो, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे ध्यान नहीं दे पा रही है। देन आपको बहुत सारी जगहों पे, आपको केपी के, कराची, आपको अलग अलग जगहों पे हजार तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। अगर सबकी बात मान ली जाए तो पाकिस्तान टूट जाएगा। तो पता, गवर्नमेंट सही तरीके से कंट्रोल अभी शायद उस तरीके से नहीं कर पा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी उनके सामने, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, बहुत सारी जो है ना अभी उनके सामने इतने चैलेंजेस हैं उनको निकालना। लेकिन अभी भी पाकिस्तान एक डीजोर स्टेट है। क्यों? हम यूनाइटेड नेशन के मेंबरशिप है हमारे पास, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकग्नाइज करती है, अभी भी है, चाहे हमारे इंटरनली कितने भी क्राइसिस चल रहे हैं। ठीक है, okay. In some cases, a de jure state may lack full control over its territory due to conflict, occupation, or other challenges, but it remains the legitimate, legally recognized authority.
Even in times of crisis, such as revolution, wars, or coup, our de jure government might lose control over parts of the country, yet it retains its legal status as the sovereign authority, even if it is not fully obeyed or able to govern the entire नेशन इफेक्टिवली। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एग्जांपल ले लें, एक कंट्री है, वहां पे जो है कोई कंट्री है, वहां पे 6-7 प्रोविंसेस है। एक प्रोविंस उठा, उसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट धावा बोल दिया और उसने ना अपनी एक अलग गवर्नमेंट बना दी अपने प्रोविंस में। और उस प्रोविंस ने कहा कि हम इस मुल्क को ही नहीं मानते, ना हम इनके बाकी प्रोविंसेस को मानते, ना इस गवर्नमेंट को मानते, ये जो छोटा सा प्रोविंस है ये हमारा, यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, जैसे चाइना चाइना ताइवान का आप देख लो। तो अभी वो जो नया प्रोविंस बनेगा ना, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं मान रही होगी, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था पहले से, जो गवर्नमेंट, जो बाकी 5 प्रोविंसेस थे, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी भी मानती है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी यही कहेगी कि ये जो नया प्रोविंस खड़ा होगा ना, ये इसी गवर्नमेंट का हिस्सा है, चाहे ये कह दे हम अलग है। जैसे ताइवान, ताइवान को बहुत सारी कंट्रीज आज भी कहती है चाइना का हिस्सा है। हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, हम वन चाइना पॉलिसी को एंडोर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाइना का हिस्सा था ताइवान। अब ताइवान खुद अकेला खड़ा हो गया, चाइना कह रहा है हम चाइना के अंडर नहीं आते, तो हम इन चीज नहीं मान रहे, क्योंकि चाइना ऑलरेडी एक खड़ा हुआ कंट्री है, डिजोर कंट्री है, हम उसको मानते हैं और हम बोलते हैं ताइवान उसी का हिस्सा है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि चाहे कोई उसका हिस्सा उससे अलग हो, किसी कंट्री को बोले एक डिजोर कंट्री है, वहां पे कोई रेवोल्यूशन आ जाए और एक कुछ पार्ट उसका अलग होके बोले, वहां के लोग बोले भाई हम लोग तो एक अलग कंट्री हैं, हम फिर भी उसी कंट्री को जो पहले से एग्जिस्ट करी थी उसको मानेंगे, और जो अलग हो गया पार्ट हम यही कहेंगे कि वो इसी कंट्री का हिस्सा था। ठीक है। अब वो उस कंट्री का अपना लक के अपना फेट है कि वो लड़े अपने लीगल स्टेटस के लिए, वो बोले, वो जस्टिफाई करे, वो डिफरेंट कंट्रीज को जो है ना, वो उनको बार बार बोले, उन पे प्रेशर डाले कि यार आप हम हमें करें रिकग्नाइज, आप हमें करें। जितनी ज्यादा कंट्रीज आपको रिकग्नाइज करती जाएंगी, इतनी ज्यादा आपकी ट्रांजिशन होगी फ्रॉम डिफेक्टो टू डीज्योर। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का मैं जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, पाकिस्तान एक क्या है, एक डीजोर स्टेट है, रिकग्नाइज इंटरनेशनली। सॉरी, ये आके यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे पहले कोई एग्जांपल डाली थी, इसको एक मिनट में एडिट कर देती हूँ। मैं क्या चलो यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान आप लोग जानते हो पाकिस्तान को, इसलिए मैंने यहाँ पे पाकिस्तान की एग्जांपल डाल दी। ये आप पाकिस्तान की एग्जांपल लिखना। पाकिस्तान के यहाँ पे पहले मैंने दूसरी एग्जांपल लिखी थी, लेकिन मैंने पाकिस्तान की इसलिए लिखी कि आप पाकिस्तान को, ऑब्वियसली आप यहाँ पे रहते हो, तो आप जब पाकिस्तान की, या कोई इंडिया ने तो वो इंडिया की एग्जांपल देता है, तो ज्यादा अच्छे तरीके से उसको जो है ना वो मतलब अच्छे तरीके से उसको विजुलाइज करके समझ सकता है। तो पाकिस्तान देखो एक डिजोर स्टेट है, चाहे कितना इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन आज भी पाकिस्तान एक डिजोर स्टेट है, इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है ना, एक लेजिटिमेट स्टेट है। ठीक है। चलो, अब कोई स्टेट डिफेक्टो से डिजोर के ऊपर ट्रांजिशन कैसे कर सकती है? देखो, अगर कहीं पर मतलब किसी कंट्री में कोई पहले गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को गिरा दिया और वहां पे कोई और लोग आ गए और वो लोग कह रहे हैं अब ये कंट्री हमारा है। अब वो एक डिफेक्टो, मतलब वो वहां पे उनके पास बॉर्डर्स होंगे, लोग होंगे। अब वो किस तरीके से डिफेक्टो से डिजोर की तरफ जाएंगे? सबसे पहले डिफेक्टो से डिजोर की तरफ जाने के लिए आपको पहले ना इंटरनली पावरफुल होना पड़ता है, अपने पाक को कंसोलिडेट करना पड़ता है, एक लेजिटिमेसी लानी पड़ती है, मतलब कि आप वहां के लोगों से ये चीज निकलवाओ कि हाँ यार वो आपको मान रहे हैं। देन फिर आप एक्सटर्नल रिकग्निशन की तरफ जाते हो, तो डिफेक्टो, डिफेक्टो के बाद डिजोर की तरफ जाते हो। पहले डिफेक्टो, डिफेक्टो किस तरह का मतलब, प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस देखने में आप एक स्टेट लगो, कि आपकी गवर्नमेंट हो, बॉर्डर्स हो, लोग आपको लॉयलिटी दिखा रहे हो, प्रॉपर आपका फंक्शनिंग मतलब हो रही हो। डिफेक्टो होगी, देन डिफेक्टो के बाद डिजोर की तरफ जाओगे तो फिर आपको एक लीगल स्टेटस ही मिल जाएगा। आप सबसे पहले डिफेक्टो कैसे, इंटरनल कंसोलिडेशन एंड लेजिटिमेसी होनी चाहिए, तब आप डिफेक्टो हो। ठीक है। आप अपनी पावर को कंसोलिडेट करोगे एंड कंट्रोल कर सको, मतलब आपके अंदर ये पावर हो कि आप अपनी टेरिटरी को कंट्रोल करो, आप इंश्योर करो सिक्योरिटी को, लोगों को कंट्रोल कर सको। ठीक है। इस्टेब्लिशिंग अ फंक्शनिंग गवर्नमेंट, मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर टेरिटरी एंड इंश्योरिंग सिक्योरिटी। ये है ना कंसोलिडेशन ऑफ पावर, क्या है कि फंक्शनिंग गवर्नमेंट होगी एंड कंट्रोल होगा, देन अडॉप्टिंग अ लीगल फ्रेमवर्क। जैसे ही आपने कहीं पे गवर्नमेंट को गिराया और वहां पे अगर आप बोलोगे यार मैं यहाँ, हम है यहाँ की गवर्नमेंट, कोई भी रेवोल्यूशनरी पार्टी आई है, वो रेवोल्यूशनरी पार्टी ने वहां की गवर्नमेंट को गिरा दिया है। अब वहां की गवर्नमेंट को गिराने के बाद, अब वहां पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यार वो फंक्शनिंग गवर्नमेंट हो उनके पास, एंड वो इतना उनकी उनकी इतने वो एबल हो कि वो कंट्रोल कर सको, कर सके अपनी टेरिटरी को।
देन एक लीगल फ्रेमवर्क को जरूर जल्दी जल्दी अडॉप्ट करें। इम्प्लीमेंटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सिस्टम दैट रीइंफोर्सेस द लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट, कि मतलब उस कंट्री की डिफेक्टो के लिए भी आप एक मतलब उस प्रैक्टिसिंग स्टेट तो होनी चाहिए ना सामने, एक प्रैक्टिसिंग गवर्नमेंट कुछ तो होना चाहिए ना, तक लीगल फ्रेमवर्क आप लेके आओगे ताकि आप अपनी स्टेट की लेजिटिमेसी को ड्राइव करो। देन इंटरनल लेजिटिमेसी एंड पॉपुलर सपोर्ट, gaining the loyalty and support of the population through elections, public services and participatory governance। मतलब अब आप ऐसे सा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाओ, पहले आप पावर को कंसोलिडेट करो, जमा करो, फिर अपनी टेरिटरी को कंट्रोल करो, अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल करो, फिर आप एक लीगल फ्रेमवर्क लाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट करो, ताकि आप लोगों को बताओ, अपनी पॉपुलेशन को बताओ, अपनी राया को बताओ कि हम एक लेजिटिमेट कंट्री है, स्टेट है, ये जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए बनाई गई है। आप उनको इस तरीके से बताओ, उनकी आप लॉयल्टी खींच के लाओ, उनको पब्लिक सर्विसेज दो, इलेक्शन हो जैसे और कंट्रीज में होते हैं। देन आप लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाओ, पहले लीगल फ्रेमवर्क आपने लाया अपनी कंट्री के लिए, देन आप अपने फ्रेमवर्क में इस तरह की चीजें ऐड करो कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरेक्ट करो, मतलब आप अपने जो लॉज हैं एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को अलाइन करो विद इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड द रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, इस तरह की चीजें। तो मतलब सबसे पहले आप इंटरनली अपने आप को मजबूत करो। यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, क्योंकि पहले पहले क्या होता था, जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो हबीबुल्ला कलकानी की। हबीबुल्ला कलकानी जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जब ये अफगान किंग ऑफ अफगानिस्तान है, ठीक है, किंग ऑफ अफगानिस्तान है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनायतुल्लाह, वैसे नॉर्मली आप लोग कहते हैं अमानुल्लाह खान को, इन्होंने जो है उनकी गवर्नमेंट को उतार के ये आए थे, लेकिन असल में अगर हम लोग आप सिस्टमेटिकली देखो तो इनायतुल्लाह खान जो इमानुल्लाह खान के कजन थे उनको इन्होंने उतारा था, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट उतारने आए थे उससे पहले ही इमानुल्लाह खान भाग गए थे। और इमानुल्लाह खान ने क्या किया था, इमानुल्लाह खान ने गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान की जो जमीन है वो किसको हैंड ओवर कर दी थी, वो हैंड ओवर कर दी थी अपने कजन को, इनायतुल्लाह खान को। फिर जब हबीबुल्लाह कलकानी जब आए तो इन्होंने इनायतुल्लाह खान को एक लेटर लिखा कि या तो तुम खुद छोड़ दो या तो हम वार की तरफ जाते हैं। तो इनायतुल्लाह खान ने कहा मुझे तो कोई शौक नहीं है भाई ये किंग शिंग बनने में, आप आए और आप गवर्नमेंट संभालें। इनको ना बच्चाए सकाओ करके कोई पश्तून वर्ड है शायद, आई डोंट नो, इस तरह का भी कुछ इनका नाम है हबीबुल्लाह कलकानी का, ठीक है। खैर ये इन्होंने इनायतुल्लाह खान को जब लेटर लिखा तो उन्होंने बोला भाई मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ जगह, आप आए और बेशक अफगानिस्तान को रूल करें। अब हबीबुल्लाह कलकानी आए, इन्होंने गलती क्या की, इन्होंने ये वाली गलती की जो आपके सामने लिखी हुई है। इन्होंने ना अपने आप को इंटरनली, जो इंटरनल कंसोलिडेशन एंड लेजिटिमेसी थी ना वो नहीं की इन्होंने, ना ये लीगल फ्रेमवर्क लेके आए, ना प्रॉपर गवर्नमेंट का कोई इन्होंने किया, ना इन्होंने एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर था उसमें चेंजेस लाए। जब आप आपने एक रेवोल्यूशन लाए हो, आपने पुरानी गवर्नमेंट गिराई है, तो अपने आप को मजबूत करने के लिए जरूरी था कि यार आप कुछ चेंजेस करते, कुछ तो करते, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। और इसी वजह से जो मोहम्मद नादिर शाह थे उन्होंने इनको गिरा दिया था, इसी वजह से, क्योंकि ये कुछ भी चेंजेस नहीं लाए थे। तो डीजोर की तरफ ट्रांजिशन करनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है पहले आप इंटरनली खुद को स्ट्रॉन्ग करो, इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप एक्सटर्नल रिकग्निशन पे जाते हो, ठीक है। और जब आपको एक्सटर्नली भी रिकग्नाइज कर लिया जाता है तो फिर आप डीजोर की तरफ जाते हो। डिफेक्टो, डिफेक्टो के लिए भी पता है क्या क्या जरूरी है, आपका कंट्रोल हो लोगों के ऊपर, आपके बॉर्डर्स हो, आप चाहे वो आप जबरदस्त किसी तरीके से भी निकाल रहे हो लेकिन निकालो, लोग आपको ओबे करें, बिचुअली ओबे कर रहे हो, लोग आपको माने कि भाई गवर्नमेंट है, आप जबरदस्ती आके नाजिल होगी वो नहीं है भाई, गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने ये लॉज बना लिए, ये बॉर्डर्स हैं। डिफेक्ट डिजोर की तरफ जाने के लिए डिफेक्टो स्टेट होना चाहिए, डिफेक्टो स्टेट ट्रांजिशन करता है डिजोर की तरफ, ठीक है। मतलब प्रॉपर एक स्टेट होना चाहिए, जरूर बॉर्डर्स होने चाहिए, आपका लॉ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आप रिफॉर्म्स लाओ, सब कुछ करो। देन फिर अगर आपकी स्टेट के पास ऑलरेडी डीजोर स्टेटस नहीं था तो फिर आप डीजोर स्टेटस की तरफ जाओ। कुछ स्टेट्स होती है उनके पास ऑलरेडी डीजोर स्टेटस होता है, अब गवर्नमेंट अंदर गिन रही है, रेवोल्यूशन आ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जिनके पास ऑलरेडी डीजोर स्टेटस होता है उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जिनके पास स्टेटस नहीं होते हैं उनकी बात हो रही है। जहां पे जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है फिर वो क्या करते हैं, पहले वो डिफेक्टो स्टेटस पे आते हैं, एक डिफेक्टो स्टेट बनते हैं कि मतलब देखने में वो स्टेट लगे,
प्रॉपर गवर्नमेंट हो, प्रॉपर मिलिट्री हो, डिफेंस हो, गवर्नमेंट हो, पॉपुलेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, सब कुछ हो, देन वो स्टेट फिर लड़ेगी अपने डीजो स्टेट के लिए कि अब हमने डीजो स्टेट में कन्वर्ट होना। अब डीजो स्टेट के लिए क्या करेगी, वो अपने लाज में इस तरह के भी रिफॉर्म्स लेके आएगी कि वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ मिलते जुलते हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स की बात करेगी, डेमोक्रेसी की बात करेगी, रूल ऑफ लॉ की बात करेगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल रिकग्निशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर डी फैक्टो से आप डीजो की तरफ ट्रांजिशन किस तरह करोगे, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट एंड फॉरेन रिलेशंस, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करोगे, फॉरेन रिलेशंस बनाओगे, इंटरनेशनल रिकग्निशन लेके आओगे, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आप ज्वाइन करोगे, आप टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को खत्म करोगे। देखो, जब कोई कंट्री, उसके पास कोई स्टेटस नहीं है, ना डीजोर है, और वहां पे डिफेक्टो भी भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, वहां के हालात इतने खराब हैं, वहां के लोग इतने तंग आए, वहां के लोगों ने एक पार्टी को सपोर्ट किया, यार आप आए, हमारी बाउंड्री, हमारे कुछ बॉर्डर्स बने, कुछ कुछ यहाँ पे लॉ आए, कोई गवर्नमेंट आए, तो वो पार्टी ने जो वहां पे और ताकतें थी उन सबको बाहर निकाल के अपने बॉर्डर्स बनाए, अपनी गवर्नमेंट बनाई, लॉज लाए, और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ हाथ बढ़ाया। अब जब इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ हाथ बनाया बढ़ाएगी तो उस कंट्री के जरूर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होंगे, और कंट्री के साथ हालात जरूर खराब होंगे, नेबरिंग कंट्रीज के साथ हालात खराब होंगे, क्योंकि आपकी कंट्री की वजह से नेबरिंग कंट्री के भी हालात खराब होते हैं ना, तो फिर नेबरिंग कंट्रीज आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी होंगे। जब कोई भी पार्टी आती है वो प्रॉपर वहां पे गवर्नमेंट लाएगी। अब पुराने टाइमों से तो अचानक से कंट्रीज के बॉर्डर्स नहीं थे ना, पुराने टाइम आप देखें ना हिस्ट्री में, तो कोई बॉर्डर्स वगैरह, आज भी बॉर्डर्स पे लड़ाइयां हो रही हैं, क्योंकि वो जो पुराने टाइम में उन्होंने बॉर्डर्स ड्रा कर दिए, आज भी उन पर लड़ाइयां हो रही है, डिस्प्यूट है। आप चाइना और इंडिया के दरमियान देख लें, आप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान देख लें, आज भी बॉर्डर को कहीं ना किसी साइड के बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है। तो वो डिस्प्यूट्स, अब वो सबसे पहले कंट्री क्या करेगी, पहले वो डिफेक्टो स्टेटस अपना लेके आएगी, यार प्रैक्टिस में हम आप ही जैसी कंट्री हैं। फिर जो वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है उनको खत्म क्यों करेगी, क्यों, क्योंकि ताकि कंट्री उसको रिकॉग्नाइज करे, जिसके साथ उसके साथ हालात खराब है वो कंट्री उसको रिकॉग्नाइज करे, इसलिए जरूरी है उसके साथ सारी जो नफरतें हैं वो सब कुछ खत्म करे, तभी तो वो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स में आएंगे, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उनको मिलेगी। रिकॉग्नाइजिंग बाय मेजर इंस्टीट्यूशन उनको माने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें, और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको माने, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, बड़े बड़े ना इंटरपोल वगैरह, सारे ये सारे इंस्टीट्यूशंस माने कि हाँ भाई ये कंट्री एग्जिस्ट करती है, तो फिर आपके पास एक इंटरनेशनल रिकग्निशन आ जाएगी, ठीक है। तो आपको अब शायद आपको समझ आ गया हो कि कोई भी कंट्री डीजोर अगर नहीं है, पहले से डीजोर नहीं है, देखो अभी डीजोर कंट्री, अगर एक कंट्री के पास डीजोर का स्टेटस है, अब उसके अंदर रेवोल्यूशन आ रहा है, गवर्नमेंट गिर रही है, कोई और पार्टी आ रही है, कोई और पार्टी जा रही है, वो फर्क नहीं पड़ता, उसके पास डीजोर स्टेटस है, ठीक है। लेकिन एक कंट्री जो, जहां पे कोई हालात की समझ नहीं आ रही है, कौन वहां पे रूल कर रहा है, कोई कंट्री अपनी गवर्नमेंट ला के उस कंट्री में बिठा रहा है, कोई और कंट्री ला के अपनी गवर्नमेंट बिठा रहा है, कोई उसकी बेचारी कंट्री कोई बॉर्डर्स की समझ आ नहीं रही, सबसे पहले वहां पे कोई एक नॉर्मल गवर्नमेंट आएगी, नॉर्मल गवर्नमेंट अपने बॉर्डर्स डिसाइड करेगी, देन वहां पे एक लॉ लेके आएगी, अपना एक लीगल फ्रेमवर्क लेके आएगी, लीगल फ्रेमवर्क लाएगी, देन वो अपने लोगों से एक सपोर्ट खींचेगी, क्या आप मान लें हम आपकी गवर्नमेंट है, देन वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में और रिफॉर्म्स लाएगी, एक स्टेप आगे जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ खुद को अलाइन करने के लिए। अब डिफेक्टो स्टेटस उसके पास आया, अब डिफेक्टो के बाद वो डीजोर की तरफ ट्रांजिशन किस तरीके से करेगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगी, इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने की कोशिश करेगी, अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को खत्म करेगी, बड़े बड़े मेजर इंस्टीट्यूशंस को बार बार मतलब उनको किसी ना किसी तरीके से उनको बोलेगी, यार कि हमें आप माने, बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनकी मेंबरशिप के लिए कोशिश करेगी। तो जब ये सारा कुछ उनको मिल जाएगा तो वो डिफेक्टो से डिजोर की तरफ जो है वो उनकी ट्रांजिशन हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि किस तरीके से जो है कोई कंट्री पहले डिफेक्टो स्टेट बनती है और डिफेक्टो के बाद वो डीजोर की तरफ जाती है। अगर ऑलरेडी एक डीजोर स्टेट है तो उसके पास तो ऑलरेडी डीजोर का स्टेटस है ना। लेकिन आप ये देखो, अगर एक कंट्री डीजोर स्टेट है और उसके अंदर से ही एक और कंट्री निकल के आ रहा है, मतलब कोई उसके थोड़ा सा पॉपुलेशन या कोई प्रोविंस अगेंस्ट रिवोल्ट करता है उस स्टेट के और बोलता है भाई हमने आपके साथ नहीं रहना, अब वो प्रोविंस पहले डिफेक्टो में जाएगा, मतलब अपनी गवर्नमेंट लाएगा, सब कुछ करेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, वो बाउंड्रीज बनाएगा, अपनी अपनी मिलिट्री खड़ी कर देगा, अपनी फोर्स खड़ी कर देगा,
एंड डिफेक्टो के बाद वो डीजोर की तरफ जाएगा। जैसे साउथ सुडान, आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पहले साउथ सुडान ऑपरेटेड as a de facto state before gaining international recognition and becoming a de jure state in 2011। साउथ सुडान 2011 में इसको जाके एक de jure स्टेट का रिकग्निशन मिल गया है, लेकिन कुछ ऐसी भी जैसे कोसोवो, कोसोवो को अभी रिकग्निशन नहीं मिल रही, अभी वो ट्रांजिशन के रास्ते में। Although Kosovo declared independence in 2008 and functions as a de facto state, it is still in the process of transitioning to full de jure recognition, with some states recognizing its sovereignty while others like Serbia do not। अब कोसोवो का क्या सीन था? कोसोवो जो है 2008 में इसने अपने इंडिपेंडेंस को जो है ना वो डिक्लेयर किया था। इस डिपेंडेंस से पहले ये कोई डिफेक्टो स्टेट नहीं थी, पहले डिफेक्टो स्टेट में आई है, अब ये डीजोर की तरफ जाएगी। डिफेक्टो स्टेट इज साउथ सुडान एक डिफेक्टो स्टेट नहीं था, पहले उसने वो बाहर निकला है, उसने पहले लड़ाई की है, वो एक अलग स्टेट में डिफेक्टो स्टेट में गया है, देन डिफेक्टो स्टेट के बाद वो डीजोर की तरफ गया है। जैसे अभी ताइवान एक चाइना में से निकला है, वो अभी एक डिफेक्टो स्टेट बना है, उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, अपनी मिलिट्री बनाई है, सब कुछ कर दिया, अब वो ताइवान अब लड़ेगा अपनी डीजोर स्टेटस के लिए। इसी तरह साउथ सुडान पहले डिफेक्टो बना, फिर साउथ सुडान एक डीजोर, अब वो साउथ सुडान के नाम से कंट्री है जिसको इंटरनेशनल बॉडी मान रही है, इंटरनेशनल बॉडीज। अब जो कोसोवो है इसने 2008 में सर्बिया से अपनी इंडिपेंडेंस ली है। सर्बिया इसको नहीं मानता, बहुत सारी कंट्रीज नहीं भी मानती, लेकिन बहुत सारी मान भी गई हैं। अब यह हुआ था, इससे पहले कोसोवो क्या था, ये ऑटोनोमस प्रोविंस था सर्बिया के अंदर, ठीक है। लेकिन कोई टेंशन आई और कोसोवो ने बोला कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन जो सर्बियन गवर्नमेंट थी उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। इस तरह ये एक वॉर बनी जो 1998 से 1999 में चली, जिसको कोसोवो वार बोलते हैं। अब जब ये वार आई, यहाँ पे नेटो ने इंटरवीन किया, अब यहाँ पे आपको एक्सटर्नल सोवरेनिटी अंडरमाइन होती नजर आई। अब इसे कनेक्ट करो पीछे से, सोवरेनिटी है सर्बियन गवर्नमेंट या सर्बियन स्टेट, इसका मतलब एक्सटर्नली वो सॉवरन है ही नहीं। नेटो ने उसके ऊपर आके इंटरवीन कर, इंटरफियरेंस की ना कोसोवो को वहां से बचाने के लिए। नेटो आ गई, नेटो के आने की वजह से सर्बियन जो फोर्सेस थी उनको वहां से, उनका विड्रॉल हुआ, उनको वहां से विड्रॉ करना पड़ा कोसोवो से। और जब ये वार के बाद क्या हुआ, क्योंकि नेटो भी आ गई, तो वार के बाद क्या हुआ, कोसोवो को कहां पे किया, कोसोवो वाज प्लेस्ड अंडर यूएन एडमिनिस्ट्रेशन while Serbia still considered it part of its territory। हालांकि सर्बिया स्टिल मानता है कि वो उसकी टेरिटरी है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया है। इन 2008 कोसोवो यूनिलैटरली डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। मतलब क्या यूनिलैटरली यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि सर्बिया ने तो नहीं माना, बायोलैटरली नहीं हुआ, सर्बिया नहीं कह रहा, लेकिन कोसोवो ने खुद अपनी जो है आजादी को डिक्लेयर कर दिया 2008 में, जो अभी तक सर्बिया जो है कंटिन्यूज टू डिस्प्यूट, दो मेनी कंट्रीज हैव सिंस रिकॉग्नाइज्ड कोसोवो एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो मतलब अभी ये अपने रास्ते में है ट्रांजिशन के। तो सबसे पहले कोई कंट्री डिफेक्टो में चेंज होती है, डिफेक्टो के बाद वो डीजोर के रास्ते पे जाती है, ठीक है। चाहे आप बहुत सारी कंट्रीज नहीं भी मानती हैं, और कुछ कंट्रीज, कुछ जैसे साउथ सुडान है, लड़ लड़ के 2011 में इन्होंने अपनी डीजोर स्टेटस ले ही लिया ना, वो डीजोर स्टेट बन गई है एक। जो साउथ सुडान था उसके पास भी कोई डिफेक्टो स्टेटस इसलिए नहीं था, या डिफेक्टो स्टेट साउथ सुडान क्यों नहीं थी, इसकी वजह ये थी कि ये पहले मुकम्मल तौर पे ना सुडान माना जाता था। इस साउथ सुडान ने ना सुडान से अपनी इंडिपेंडेंस ली है बहुत सदियों के लिए ना, फॉर डेकेड्स जो है यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन नॉर्थ सुडान और साउथ सुडान के दरमियान। नॉर्थ सुडान सुडान में कौन थे, प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम्स एंड अरब्स थे, ठीक है, जबकि जो साउथ सुडान था वहां पे एनिमिस्ट क्रिश्चियंस थे। अब इनके दरमियान रिलीजियस जंग थी, पॉलिटिकल थी, देन रिसोर्सेज को लेके, जैसे ऑयल वगैरह को लेकर ना साउथ और नॉर्थ के दरमियान क्या थी, जंग थी, एक किस्म की कॉन्फ्लिक्ट था ना। नॉर्थ में साउथ नॉर्थ वाली साइड पे मुस्लिम्स थे ज्यादा, अरब थे, जबकि साउथ साइड पे आपको एनिमिस्ट एंड क्रिश्चियंस नजर आएंगे, ठीक है। अब इनके दरमियान काफी सिविल वार चली, बहुत हुआ, लेकिन बहुत सारे जब साल गुजर गए कॉन्फ्लिक्ट के, 2005 में एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट, ठीक है ना, सीपीए, जिसने साउथ सुडान को ये राइट दिया कि वो रेफरेंडम कर ले, और अगर रेफरेंडम के रिजल्ट में रेफरेंडम ऐसा आता है कि साउथ सुडान को अलग होना चाहिए, तो साउथ सुडान अलग हो जाए। तो रेफरेंडम क्या हुआ, उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो वोट कर दिया, और इस तरह क्या हुआ, जुलाई 9 2011 में ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, और दुनिया का एक न्यूएस्ट कंट्री बना, इंटरनेशनल बॉडीज ने एकदम इसको रिकॉग्नाइज भी कर दिया।
ठीक है। तो ये इस तरह हुआ था कि साउथ सुडान सुडान में से निकल गए, नॉर्थ और साउथ के दरमियान लड़ाई थी, और 2005 में एग्रीमेंट हुआ कि आप रेफरेंडम करा दें, लेकिन मेजोरिटी ने जो है वो साउथ सुडान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के लिए वोट किया। एंड 2011 में ये एक अलग कंट्री बन के सामने आया। तो मतलब देखो, ये दोनों दोनों में आपको पहले ये डिफेक्टो स्टेट्स की तरफ जाएंगी, देन डिफेक्टो से डिजोर स्टेट की तरफ जाएंगी, ठीक है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े के बाद। तो आपको समझ आया किस तरीके से होता है कि पहले आप कोई भी कंट्री, अगर उसके पास कोई भी स्टेटस नहीं है और वो कंट्री में बस एक जंग वंग का सूरत हाल है, कोई बॉर्डर्स फिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, या कोई ऑलरेडी एक डिजोर कंट्री है, वहां से निकल के कोई कंट्री आ रही है, तो पहले वो अपने डिफेक्टो स्टेटस के लिए लड़ेगी। मतलब कि अपने आप को एक कंट्री की तरह बनाएगी, अपने बॉर्डर्स बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी, इस्लाम और लोग होंगे, सब कुछ होगा, इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, देन वो फिर डीजोर की तरफ जाएगी कि हम इंटरनेशनल लॉ को भी मान रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स को मान रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें रिकॉग्नाइज करे, हम अपने डिस्प्यूट्स को खत्म करेंगे, देन वो डीजोर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है डिफेक्टो और डीजोर का। अब आप बहुत सारे आपके जहन में आ रहे होंगे कंट्रीज, आप बोलो कि यार इसके पास तो डिफेक्टो स्टेट है, इसको तो बहुत सारी कंट्रीज नहीं मानती, ये तो डिफेक्टो मतलब ये डिफेक्टो स्टेट है, डीजोर स्टेट नहीं है ये। डीजोर स्टेट तो ये वाली जिसको हम डीजोर समझ ही नहीं रहे थे। तो बहुत सारी कंट्रीज आपके ध्यान में आ रही होंगी, जो आ रही होंगी वो बिल्कुल ठीक आ रही होंगी, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनके पास डिफेक्टो का स्टेटस है, डीजोर का स्टेटस है, चाहे हमारी कंट्री उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।